अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं। हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। हमने इससे पहले 16 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और हम जो है अब जो बात कर रहे हैं आजकल के दिनों में जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं हम उनमें बात कर रहे हैं आपके पास इंटरनल असेसमेंट की। जो आपके पास इंटरनल आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल जो आपके पास इन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, उनको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकें कि हम ईजिली और प्रॉपर वे के अंदर जो अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा फोकस था वो हमारे पास रिसर्च बेस्ड व्यू के ऊपर के जो आपके पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल। इंटरनल जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आपके पास मैनेजमेंट आपकी है, आपका R&D डिपार्टमेंट है, आपके फाइनेंसेस हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपके पास हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज हमारे पास आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बानिस्बत कि आप जो हैं एक्सटर्नल जो है फोर्सेज के ऊपर आप फोकस करें। एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज पे हमारा जो फोकस है वो इसलिए भी हमारे पास ज़्यादा हो रहा है कि जो आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो आपके इन हैंड है, आप उनको एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है उन वीकनेसेस को जो है इम्प्रूव करके आप उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रेंथ्स की जो लिस्ट है वो आपके पास ज़्यादा होगी तो आपके पास जो कम्पिटिटिव एडवांटेज एक है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा होगा। तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं और वो वेल ट्रेंड नहीं है, और ये आपके पास एक इंटरनल वीकनेस है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ जो है ऑफ कोर्स एम्प्लॉय मोटिवेशन भी इससे गिरती है कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ठीक, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके पास एक इंटरनल स्ट्रेंथ बन जाएगी कि आफ्टर ट्रेनिंग वो कुछ स्किल सीखेंगे, कैपेबिलिटी सीखेंगे और वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं उसमें एक बेटर वे से एक इनपुट दे सकेंगे। तो आपने देखा कि आपकी एक वीकनेस स्ट्रेंथ में इंप्रूव हुई और वो स्ट्रेंथ आपको जो है वो मार्केट के अंदर जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज देने में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू का यही मकसद है कि आप अपनी इंटरनल जो वीकनेसेस हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में आप कन्वर्ट करें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है, उसकी असेसमेंट की जा सकती है, लेकिन उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके पास गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आपके पास हैं, जो आपके पास एनवायरमेंटल चेंज है, पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी की जो आपके पास है वो एक अनस्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं इनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये हमारे पास में नहीं है, ये एक तमाम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हमें उनको जो है वो स्ट्रेंथन करना है, हम उन्हें फोकस करना है। रिसोर्स बेस्ड व्यू इस चीज़ को भी फोकस कर रहा है कि अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उनको जो है कैप्चर करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो हम जो अपना लास्ट लेक्चर है उसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की जो असेसमेंट है उसको हमने देखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट को हमने कहा कि इसकी नेचर कैसी होती है और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें जो है इंटरनल एनवायरनमेंट की जो है वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने इनको देखा। फिर हमने रिसोर्स बेस्ड व्यू को इन डिटेल पढ़ा। फिर हमने इसके अंदर थोड़ी सी जो US की फर्म्स हैं उनको हमने, US की फर्म्स का जो कल्चर है उनको हमने कंपेयर किया दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ के कल्चर के साथ। अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो हमने बात की थी कि हमारे पास हमने 3 जो कंट्रीज उनकी हमने एग्जांपल आपको दी थी। फर्स्ट हमने जो एग्जांपल दी थी वो हमने आपसे कहा था कि जापान का है, जापान का जो कल्चर है वो बेस करता है वाह के ऊपर, WA वाह, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास होता है ग्रुप हार्मोनी, कि ग्रुप के अंदर जो है ग्रुप हार्मोनी टीम वर्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है फोकस करते हैं जापानीज जो है आपके पास। जो आपके पास चाइना वाले हैं वो आपके पास जो है ज़्यादा फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर। जो कोरियंस हैं वो ये बात करते हैं कि जो अथॉरिटी है उसको आपने बाईपास नहीं करना, बल्कि अथॉरिटी की आपने रिस्पेक्ट करनी है, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की है उसको आपने रिस्पेक्ट करनी है। तो ये 3 कल्चर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के हैं। अगर US के मैनेजर्स या US के एंटरप्रेन्योर्स उन कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे हैव टू फोकस एंड दे हैव टू अडॉप्ट दीज 3 कल्चर्स, उनको अडॉप्ट करना पड़े। इस तरह हर कंट्री का अपना एक कल्चर है, उस कल्चर के ऊपर बेस करते हुए चीज़ों को करना है। देन इसके बाद हमने क्या किया कि हमने स्ट्रेटजी को जो है वो इंटीग्रेट किया कल्चर के साथ। ऑफ कोर्स जो आपका कल्चर है वो हर कंट्री का डिफरेंट है और कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, इसको सेट करना पड़ता है, इसको आपको चीज़ों को देखना पड़ता है
और ये पैटर्न्स हैं आपको देखने पड़ते हैं। कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल नजर आती हैं, कुछ इनफॉर्मल नजर आती हैं। ये आपके पास इंटरनल पॉलिसी है कि वेदर आपके पास इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मली डील करना चाहती है, फॉर्मली डील करना चाहती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल रहती हैं और अपने पास टास्क जो है प्रॉपर एक कोड ऑफ जो आपके पास कोड है उसके मुताबिक उसको वो लेकर चलते हैं, उसके साथ निज़ाम चलता है आपका सारे का सारा। देन हमने जो लास्ट बात की, हमने वो बात की थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे जो हमारे पास 5 हैं, उन मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जो 3 प्रोसेसेस हैं उनके साथ हमने लिंक किया। जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो हमारे पास 5 हैं। वो हमने कौन कौन से पढ़े? हमने बात की प्लानिंग की, हमने बात की ऑर्गेनाइजिंग की, हमने बात की स्टाफिंग की, मोटिवेटिंग की, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, और लास्ट हमने कहा कंट्रोलिंग की। अब हमने इन 5 फंक्शन को हमने लिंक किया इनको किसके साथ? आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ। जो आपके पास प्लानिंग है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है प्लानिंग, ठीक है, जिसका पर्पस है प्लान करना, स्ट्रेटजी डेवलप करना। उसका जो काम है हमने जो उसका जो लिंकेज है वो स्ट्रेटजिक बिजनेस प्रोसेस के साथ या बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ वो आता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के फेज के अंदर, वहां पर वो लिंक होते हैं। अगर आप देखें आपके पास ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, और जो आपके पास मोटिवेटिंग है, ये तीनों फंक्शंस जो आपके पास हैं वो स्ट्रेटजिक बिजनेस के या बिजनेस पॉलिसी के स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज के साथ लिंक है, ठीक। जो आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने प्रोसेसेस को, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का फेज है। मोटिवेशन, जब आपने टास्क साइन किए उसके बाद आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, ये भी आपके पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का फेज है। और लास्टली जो हमने कहा था वो हमने कहा था बस स्टाफिंग, जो आपने हायर करने हैं बंदे, स्पेशलिस्ट हायर करने हैं हर जॉब के लिए, वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का फेज है। लास्ट हमने कहा कंट्रोलिंग, जो आपके पास स्ट्रेटजी एवेल्यूएशन का फेज है। यहाँ पर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की, ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की, और फिर हम इसमें ये बात करते हैं कि आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और उनको मैच करें अपनी करंट परफॉर्मेंस को किसके साथ? अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ। अगर आपके पास जो है करंट जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो आपके पास स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेंगे। आप उनको जो है उसके ऊपर आपको जो वर्कआउट करने के बाद दोबारा से अपनी स्ट्रेटजीज को मैच करवाना है अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के साथ। तो ये हमारे पास 5 फंक्शंस थे जो हमने देखे। इसमें हमारे पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, और यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, इंप्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन की बात की, हमने इन्हें लिंक किया इनके साथ। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हमने जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को हमने लिंक किया बिजनेस जो आपके पास स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के 3 फंक्शंस के साथ। हम उनकी कुछ चेक लिस्ट है कि अगर आप उस चेक लिस्ट को फोकस करें और उस चेक लिस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रॉपर्ली आंसर करें, या एक ऑर्गेनाइजेशन इन चेक लिस्ट क्वेश्चन को आंसर करे, तो वो इंटरनली अपने जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको जो है प्रॉपर्ली वो मॉनिटर कर सकते हैं। फिर हम मार्केटिंग की बात करेंगे, जो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं उनकी जो चेक लिस्ट है उसको देखेंगे। फिर हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो आपके पास इंटरनल जो रेशियोज हैं, ठीक है, जो आपके पास सेल्स या आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती हैं, हम उनको देखेंगे और उनकी हम चेक लिस्ट को देखेंगे वो हमारे पास किस तरह से आपको चीज़ों के साथ एडजस्ट हो रही है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमने मैनेजमेंट की बात की कि हमारे पास मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस आपके पास हैं और 5 फंक्शंस को हमने लिंक किया आपके पास स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। स्ट्रेटजिक जो बिजनेस स्ट्रेटजी के जो 3 फंक्शन उनके साथ हमने लिंक किया। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से की क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करे अगर, तो वो अपने परफॉर्मेंस या जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको जो है प्रॉपर्ली जो है वो मॉनिटर कर सकती है, या अपनी करंट परफॉर्मेंस को जो है वो मैच करवा सकती है आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। तो जो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना है वो हमारे पास है, डज द फर्म यूज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, इसके कंसेप्ट क्या हैं, whether the organizations they are fully aware about the business policy and strategy के business policy हमारे पास क्या है, business policy किस तरह से बनाई जाती है, organization का vision क्या है, organization का जो mission है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। whether जो हमने लास्ट में बात की कि अगर आप strategic business policy सिर्फ 2 चीज़ों को देख लें तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें विजन की और मिशन की, अगर आपके पास विजन और मिशन है इसको बार बार फोकस किया जाता है कि ये एक रिटर्न डिक्लेरेशन आपके पास है और इसको ऑर्गेनाइजेशन को राइट करके जो है प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इसको आप लिखें और लिख के इसको आप कहीं लगाएं, रिटर्न डिक्लेरेशन, ठीक है।
और ये बात जो है आपके पास बिजनेस वीक और फॉर्चून के अंदर भी आपके पास आई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो है मिशन और विजन स्टेटमेंट रिटन डिक्लेरेशन की फॉर्म में होती है, वो जो है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं, ऑलमोस्ट 30% ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उन ऑर्गेनाइजेशंस के से जिनकी जो है स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन जिनकी रिटर्न नहीं होती। तो आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी की तीनों फॉर्मुलेशन, ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको फोकस कर रही है, फोकस नहीं कर रही। अब देखें हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम इन प्रोसेस हैं अपनी तमाम चीज़ों के, बट जहां तक आपने अब तक कोर्स जितना कवर किया, आपको तमाम चीज़ें जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी लिंकेज जो है वो नज़र आ रही होगी। आप अगर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी को देखें तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपने अपने विजन मिशन सेट कैसे करने हैं, यहाँ पर वो बात की गई। स्ट्रेटजी के बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के अंदर हमने बताया कि विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, विजन मिशन किस तरह से लिखना है, फिर हमने उनका कंपैरिजन किया, और विजन मिशन का होना, रिटर्न होना क्यों जरूरी, हमने इस चीज को देखा। देन हम इसके बाद आए और हमने देखा कि हमारे पास जो फैक्टर्स है जो कि आपके पास स्ट्रेटेजीज को, बिजनेस के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो जो है डिस्टर्ब करती हैं, हमने उन्हें देखा। हमने उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, सोशियो इकोनॉमिक हमने फैक्टर्स देखे, हमने फिर अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट के अंदर हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस देखे। अब पोर्टर के 5 फोर्सेस कंपटीटर का आपके पास एनालिसिस में हेल्प करता है। देन आपने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स किया, आपने अपने फर्म्स जो है उसको आपने क्वांटिफाई किया, उसकी स्ट्रेटेजीज को किसके साथ, अपनी जो है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ आपने उन्हें क्वांटिफाई किया कि जो हमारे पास फर्म की करंट स्ट्रेटेजीज हैं, वेदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, उनको प्रॉपर मॉनिटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देखें यहाँ पर कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज का कंपैरिजन कर रहे हैं मार्केट के अंदर जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज है, आप अपनी असेसमेंट खुद कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वेदर हम इन लाइन है भी या कि नहीं। फिर हमने कंपटीटर जो आपके पास था प्रोफाइल मैट्रिक्स, उसको हमने देखा, हमने अपनी परफॉर्मेंस को जो है उसके की सक्सेस फैक्टर्स जो उनको आइडेंटिफाई किया, और हमने उनकी सक्सेस फैक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस को उनको हमने लिंक किया, मैच करवाया अपने कंपटीटर्स के साथ, एंड देन वी केम टू नो कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अपनी कंपटीटर से अच्छी है या बुरी है। अब ये तमाम चीजें आप अगर देखें तो आपको पता चल रहा है, आजकल हम जो बात हम जो है इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसके आगे हमारे इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी हमारे पास आएगी, उसमें हम इंटरनल फैक्टर्स की जो है की लिस्ट बनाएंगे। तो देखें आपके पास तमाम की तमाम चीजें दे आर लिंक्ड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल विजन जो आपके पास है। तो आपके पास अगर इंटरनली जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट की हाउ नो नहीं है, उसे कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट करना, और फिर अपने लिए प्रॉपर और एक करेक्टेड, ठीक है, एक मेजरेबल जो है आपके पास जो है स्ट्रेटजीज बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैनेजमेंट चेकलिस्ट में हमने देखा वो हमारे पास है कि डज द फर्म यूज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट। इसका आंसर यस होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सी कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बट दिस क्वेश्चन आर फॉर द मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन। आर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर मेजरेबल एंड वेल कम्युनिकेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में है या नहीं है। सेकंड हमने बात की कि जो कंपनी के आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, जो आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, वेदर दे आर मेजरेबल एंड वेल कम्युनिकेटेड और नॉट। आपके पास जो गोल्स होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया होते हैं, आप कुछ एक्टिविटी सेट करते हैं, आप उन्हें मेजर कर सकते हैं कि अब इस ऑब्जेक्टिव की परफॉर्मेंस क्या है, कितने % ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपने चेक करना है कि जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो आपने गोल्स बनाए हैं, वो मेजरेबल भी हैं कि नहीं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल नहीं है, इट्स मीन दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की प्रॉपर्टीज ये है कि वो मेजरेबल होते हैं आपके पास, ठीक है, स्मार्ट होते हैं, अचीवेबल आपके पास होते हैं, उनके साथ टाइम का फैक्टर लगा होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो टाइम बाउंडेड आपके पास फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड वेल कम्युनिकेटेड, एंड वेदर दे आर वेल कम्युनिकेटेड टू द इम्प्लीमेंटर्स या टॉप मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी किए गए हैं या कि कम्युनिकेट नहीं किए गए। तो ये चीजें आपके पास सेकंड पॉइंट है जिसको आपने फोकस करना है। द थर्ड पॉइंट, डज मैनेजर एट ऑल हायरार्किकल लेवल प्लान इफेक्टिवली। एक तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली प्लान कर रही है नहीं,
ये आपके पास जो फर्स्ट चेकलिस्ट का क्वेश्चन है ये आपको आंसर करेगा कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेसेस और उसकी जो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स का पता है तो इट्स मीन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है प्रॉपरली स्ट्रेटजिकली जो है वो प्लान कर रही है और अपनी बिजनेस जो है प्रोसेस कर रही है। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो आपके मैनेजर्स हैं जो तमाम हेराइकी के अंदर हैं वो तमाम इफेक्टिवली प्लान करते हैं या नहीं प्लान करते। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जो हेराइकीज होती हैं, आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मतलब कि एक प्रॉपर सेटअप के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी को ले लें, आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक डायरेक्टर होता है, ठीक है। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर हमारे पास वाइस चांसलर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास हैं, फिर कैंपस लेवल के ऊपर आपके पास डायरेक्टर्स हैं, फिर डायरेक्टर्स नीचे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास डिफरेंट फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज के अंदर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास है, हर डिपार्टमेंट के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो फैकल्टी की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो आंसरेबल होता है किसको, डायरेक्टर को। डायरेक्टर जो है वो आंसरेबल होता है पूरे कैंपस की परफॉर्मेंस का आंसरेबल होता है किसको, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को या डायरेक्टर्स को, आपके पास जो आपके पास वाइस चांसलर्स हैं। तो आपने देखा कि पूरी एक हेराइकी है। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन तो इफेक्टिवली प्लान करती है या नहीं करती, बट जो मैनेजर्स हैं जो आपके पास हर हेराइकी के ऊपर जो मैनेजर है वो इफेक्टिवली प्लान करता है या प्लान नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें अगर कॉमसेट्स की, तो कॉमसेट्स के इस वक्त जो है 7 कैंपसेस जो आपके पास जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट इलाकों पे। हर कैंपस का अपना एक डायरेक्टर है जो कि अपनी परफॉर्मेंस जो है प्रेजेंट करता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या वाइस चांसलर को आपके पास, ठीक। अब आप देखते हैं हमारे पास कि हर डायरेक्टर जो है वो जो है प्रॉपर जो है अपने कैंपसेस को लेके चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या वो अपने कैंपस की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है उसके लिए इफेक्टिवली प्लान करता है या प्लान नहीं करता है। ये आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है या जो वाइस चांसलर वो आपके पास क्या करता है, डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करना तो जरूरी है, लेकिन डिपार्टमेंट्स का जो अंदर जो मैनेजर्स हैं उनका भी इफेक्टिवली प्लान करना जो है वो जरूरी है। तो जो मैनेजमेंट की आपके पास चेक लिस्ट है जो आपके पास प्लानिंग के ऊपर फोकस करती है और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर फोकस करती है, वो आपके पास ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ साथ मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर भी जो है अपनी परफॉर्मेंस को उसको भी आपको जो है इफेक्टिव बनाना है और अपनी प्लानिंग को जो है वो आपने इफेक्टिवली जो है मेजर करना है। तो हमारे पास 4 पॉइंट है। डू मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी वेल। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे हमेशा अथॉरिटी जो है डेलीगेट की जाती है। डेमोक्रेटिक जो सेटअप आपका वो जो है लॉन्ग टर्म में आपके पास नहीं चलता। यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट की गई है या डेलीगेट नहीं की गई। अगर अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसका फायदा क्या है, अथॉरिटी डेलीगेट ना किया जाए तो फिर फायदा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता और वो तमाम प्रोसेसेस को खुद मॉनिटर करता है और पर्सनली हर डिसीजन लेता है तो इट्स गुड, बट एक ह्यूमन बीइंग के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इस तरह करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हर वक्त आप एक एक्टिव और अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। कई डिसीजंस के अंदर आपको जो है अपनी जो लो मैनेजमेंट है, जो दूसरे मैनेजर उनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो एक अच्छा जो मैनेजमेंट का स्टाइल है, जिस तरह आपने अपने पास स्पेशलाइजेशन बना ली हर चीज की, आपने डिपार्टमेंट्स अपने स्पेशलाइज कर दिए, इसी तरह से आप अगर अपने जो डिसीजंस हैं उनको भी आप डिपार्टमेंटल लेवल पर क्या करें कि उनको आप अथॉरिटी दे दें और डेलीगेट कर दें अपनी पावर को और उसको मॉनिटरिंग आप करें और तमाम डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल होंगे उस अलॉटेड अथॉरिटी का कि जो उनकी अथॉरिटी अलॉट की गई है, ठीक है, उसके उन्होंने प्रॉपर जो है उनको आगे आंसरेबल होना है कि उन्होंने प्रॉपर डिसीजन लिए, उन्होंने उस अथॉरिटी को प्रॉपर यूज किया या नहीं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है, डज मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी वेल, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को प्रॉपरली जो है वो डेलीगेट किया या नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिरार्की है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लेवल बनाए गए हैं, वेदर वो अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं, ठीक है। हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के लेवल पर तो बात ठीक है, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जब वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि बहुत से प्रोसेस इन लाइन चल रहे होते हैं। असेंबली लाइन के अंदर भी आपके पास कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर भी आपके पास हो रहे होंगे, ठीक है।
आपके पास पॉलिशिंग लाइन, हर जगह पर आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। और कई दफे ऐसा होता है कि एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस में डिपेंडेंट होता है, तो प्रोडक्ट का ये वाला हिस्सा बनकर आएगा तब अगला हिस्सा जो है हम उसको जो है हम असेंबल करेंगे तो उसको हम लेकर चलेंगे। अगर वो आप उसको नहीं लेकर चलते तो आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत से काम जो है वो एक लूप के अंदर हो रहे होते हैं, तो वहां पर एक अप्रोप्रिएट तरीके से जो है मैनेज करना या एक स्ट्रक्चर बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो आपके पास डेडलॉक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल मैनेजमेंट आपके पास है वो एक अप्रोप्रिएट है या कि अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, इसका आपने आंसर देना है। आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास इस तरह से होता है कि आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसको आप टास्क देते हैं जी आपको इस काम के लिए हायर किया जा रहा है, बट वो जब हायर हो गया आता है उसको उस काम के साथ साथ और भी एक्टिविटीज जो हैं वो दे दी जाती हैं जो कि उसकी स्पेशलाइजेशन से रेलेवेंट नहीं होती। जो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो कुछ और बताई गई थी, ठीक है, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके मुताबिक उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास कि आपने असल में करना क्या है, जॉब स्पेशलाइजेशन की आप किस चीज़ के अंदर जो स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल आप अगर स्पेशलाइज्ड हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट जो है वो जो अकाउंटेंसी है, जो अकाउंट्स हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोसेस हैं उनको आपने हैंडल करना है। बट जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के बाद जो टास्क दिए गए वो आपको दे दिया एक IT मैनेजमेंट का, तो क्या वो आपकी जॉब स्पेशलाइजेशन से जो जॉब है वो मैच करती है? जो करंट टास्क आपका नहीं मैच करता। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की थी ड्यूरिंग हायरिंग, ठीक है, उस किस्म की आप जो है जॉब स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करें। जो आपकी जॉब है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं उसी किस्म की जो है जॉब भी आपको जो है वो टास्क जो है वो अलॉट किया जाए। तो मैनेजर्स इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करें। और क्या ऑर्गेनाइजेशंस को करती हैं नहीं करती, दिस इज द क्वेश्चन विच आस्किंग हियर। इज द एम्प्लॉय मोरल हाई, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड है, उनका मोरल कैसा है, ये अब यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। आपने जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े वहाँ पर आपने जो है वो प्लानिंग पढ़ा, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, बट वहाँ पर आपने मोटिवेटिंग भी पढ़ा कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है, कैसे रखना है उनको। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेट कब नहीं होते या उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कब लो होता है। फॉर एग्जांपल जो ऊपर हमने एक बात की, ये भी एक रीज़न हो सकता है उनके जो मोरल है उसको लो करने में या उनका मोटिवेशन लेवल को लो करने में, कि आपने जिस काम के लिए हायर किया वो काम आपने नहीं दिया, आपने कोई और टास्क दे दिया, कि दिस थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि आपका काम कुछ और था कर आप कुछ और रहे हैं, जो रोल होना चाहिए था वो रोल नहीं दिया आपने कोई और रोल दे, दिस थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक इंटरनली जो है साइकोलॉजिकली जो है आपके जो है उसको एम्प्लॉय को जो है वो डीमोटिवेट कर देगा, उसको मोटिवेट नहीं रखेगा। तो दिस थिंग इज अगेन हमारे पास प्रॉब्लमेटिक। आपका रिवॉर्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, ठीक है, आप एक एग्जांपल देखें कि आपके पास एम्प्लॉयज हैं वो एक एफर्ट करते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट होता है। ठीक है, एंड ऑफ द डे अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो उनके लिए बोनस अनाउंस नहीं करती, ठीक है, उनको प्रॉपर रिवार्ड नहीं देती, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेशन उनका लेवल जो है वो लो हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली उस तरह से फोकस जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। तो इसी चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो हाई है। ये अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आर एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म लो। टर्नओवर आपके पास क्या कि एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़कर जा रहे हैं आपके पास, एब्सेंटीज्म आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो आते ही नहीं है, एब्सेंटीज्म की रेशियो आपके पास ज़्यादा है। अब जो लिटरेचर है वो ये बात बताता है कि जॉब टर्नओवर का बढ़ना या एब्सेंटीज्म का जो है वो बढ़ना वो एक वजह से है, उसमें एक फैक्टर है, वो हमारे पास है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है काम ज़्यादा होना उसका स्ट्रेस है, या वो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा नहीं है, लीडरशिप स्टाइल जो है वो जो है ठीक नहीं है, जो मैनेजर है उसका एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल जो मतलब फैक्टर्स हैं, इंटर कोलीग जो है रिलेशनशिप वो अच्छे नहीं है, ठीक है, फेवरेटिज्म ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती है, आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन आपके पास लो है। तो ये चीज़ें तमाम की तमाम आपके एब्सेंटीज्म या जॉब टर्नओवर रेशियो को क्या करती बढ़ा देती हैं। एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल का बढ़ना
एब्सेंटीज़म को जो है वो बढ़ा देगा। आप एक क्लास में आते हैं, अगर आपको एक सब्जेक्ट की जो है वो समझ ही नहीं आती, आप आए एक लेक्चर में आपने बैठे, आपने अटेंड किया, दूसरी दफ़ा आपने अटेंड किया, आपको सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट टाइम मे बी आप ना आए क्लास में। तो ये एब्सेंटीज़म की वजह क्या बनी कि जो आपके पास पढ़ाने वाला था या जो टीचर जो जिस तरह से नॉलेज शेयर कर रहा है आपके साथ, वो पैटर्न जो है आपको पसंद नहीं आया। तो ये आपने देखा कि एक ही एब्सेंटीज़म की आपके पास वजह है। एक तो पर्सनल रीज़न हो सकते हैं जी कि घर में कोई प्रॉब्लम है, एक आप आए ही नहीं, आप आए विलिंग है आने के लिए, बट वहां पर आना और फिर कुछ चीज सीखने को नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे, एब्सेंटीज़म की तरफ जाएंगे। तो मैनेजर ने इन चीज को इंश्योर करना है, आर द एम्प्लॉय टर्न ऑफ एब्सेंटीज़म लो। अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा, एम्प्लॉयज का मोरल हाई होगा, मोटिवेटेड होंगे, रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा आपके पास होगा, तो वो आपकी फर्म की प्रोग्रेस में इनपुट भी अच्छी देंगे और आपके पास टर्न ओवर एज वेल एज एब्सेंटीज़म, ये दोनों चीजें आपके पास क्या होंगी, वो लो होंगी। जो लास्ट क्वेश्चन आपकी मैनेजमेंट की चेकलिस्ट में है, आर द ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म इफेक्टिव। ऑफ कोर्स आपने अपने टर्नओवर को लो करना है, एब्सेंटीज़म को लो करना है, मोरल को हाई करना है, तो रिवॉर्ड सिस्टम और जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं उसका अच्छा होना और ये इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजर ने इस चीज़ को जो है वो आंसर करना। अगर मैनेजर इन चीज़ को आंसर करते हैं अच्छी तरह से, ऊपर वाले दोनों चीज़ें या ऊपर वाले जो तीनों क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे पास मैनेजमेंट की चेकलिस्ट थी। तो जो हमारे पास मार्केटिंग है उसकी जो माइकल पोर्टर आपके पास जो हैं उनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कस्टमर नीड्स वांट्स ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज, जो है मार्केटिंग का पर्पज ये कस्टमर नीड्स या वांट्स जो है उनको जो है आपने फुलफिल करना है। यहाँ पर जो आपके पास डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, आगे पास डिफाइनिंग, देन एंटिसिपेटिंग, क्रिएटिंग एंड फुलफिलमेंट, दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग। जो आपके पास मार्केटिंग के हमारे पास और जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास हैं, वो हैं 7। कस्टमर आपके पास एनालिसिस है, सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग रिसर्च है, आपके पास अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है। ये आपके पास तमाम के तमाम मार्केटिंग के जो हैं 5-7 जो हैं फंक्शंस हैं। हम इनको एक करके देखते हैं। कस्टमर एनालिसिस हमारे पास क्या बात करता है, द एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ कस्टमर नीड्स, डिजायर्स एंड वांट्स इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग कस्टमर सर्विस, एनालाइजिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपके पास आपने कस्टमर नीड्स वांट्स ऑफ कोर्स उनको फुलफिल करना है, तो उनके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएगी, आपके पास कस्टमर सर्विस है उनको आप देखेंगे, कस्टमर के जो है एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम उनको आप देखेंगे, ठीक है। जो आपके पास आप अपनी जो की स्ट्रेटजीज जो आपने बनाई थी या आपने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाई थी या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी उसको आपने प्रॉपर मॉनिटर करना है, ठीक है। कस्टमर की प्रोफाइल्स आपने बनानी है, ठीक है। ऑप्टिमल मार्केट सेगमेंटेशंस, वो जो आपकी स्ट्रेटजीज को डिटरमिन कर उनको आपने देखना है। तो आपने फर्स्ट चीज़ ये है कि कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने लेनी है, उसे आपने एनालाइज करना है, उससे आपने पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने हैं और फिर कस्टमर नीड्स और वांट्स को उस फीडबैक के ऊपर जो है आपने क्या करना है, उसको आपने फुलफिल करना है आपके पास। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास कस्टमर एनालिसिस में, फर्स्ट हमारे पास है द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड बाय द कस्टमर एनालिसिस कैन बी essential in developing an effective mission statement। ऑफ कोर्स मिशन स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट करंटली हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं और आप चल रहे हैं तो मिशन स्टेटमेंट आपके पास कभी भी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं रहती, उसको हम चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर से मिली, जो कस्टमर फीडबैक आपके पास आया, जो कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट्स आपको या डिजायर नीड्स पता चली, आप अपने मिशन स्टेटमेंट को उससे पार्ट बनाएंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूली मॉनिटर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर बायर पैटर्न्स। ऑफ कोर्स आपको करना है, कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न्स हैं, कस्टमर का इनकम लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो वेरीज करता है और कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न है उस पर डिपेंड करते हैं। तो आपको कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स को उनको आपने प्रॉपर स्टडी करना है, वो चेंज हो रहे हैं, किस वजह से चेंज हो रहे हैं, और फिर आपने अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको प्रॉपरली उनके मुताबिक जो है उनको एड्रेस करना है। सेकंड चीज़ हमारे पास है सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जनरली रेस्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेल कम प्रोडक्ट, ठीक, और सर्विसेज। सेलिंग इंक्लूड मैनी मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी एंड सो ऑन। जो आपने अपने पास सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इसी चीज़ को बेस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों, और जो आपके पास सेलिंग के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी। आपके पास कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है।
प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्लानिंग से हमारे पास दो चीज़ें जो आपके पास आती हैं, जो आपने अपने पास प्रोडक्ट को टेस्ट किया आपने, ठीक है, फिर जो आपने एक सर्विस प्लान की है, उसको आपने सर्विस प्लान करने के बाद आपने एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड की आपने पोजीशन कैसे रखी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। इसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है वो उसमें देख लेता हूँ आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग टेक्निक इज द टेस्ट मार्केटिंग। आपके पास कंपनीज जो हैं डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट करती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, थ्रू लिटिल सर्वे या कुछ अपने छोटे छोटे से सैंपल्स जो हैं देकर, ठीक है, उनको पहले टेस्ट करती हैं, उनको फीडबैक लेती हैं, उसके बाद जो है वो मेन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती हैं। सेकंड हमारे पास ये है कंज्यूमर गुड कंपनीज यूज टेस्ट मार्केटिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन इंडस्ट्रियल गुड कंपनीज। इंडस्ट्रियल गुड कंपनीज एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही थी, कार बना रहे हैं आप, तो उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते इससे, ठीक है, मार्केट के अंदर ला के उसके प्रोटोटाइप को देखा जाता है, उसकी फिगर शेप, ये चीज़ें अगर डिस्कशन लगे उसकी जो है बनने के बाद ही उसकी ड्राइव जो है वो टेस्ट हो सकती है। बट जो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम जो है प्रॉपर टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी हमारे पास है वो हमारे पास है प्राइसिंग की, कि जो हमारे पास प्राइसिंग है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया, जो अपने कस्टमर नीड्स और डिज़ायर्स आपने पहले देखी, कस्टमर एनालिसिस आपने देखा, कस्टमर एनालिसिस जो ऊपर डाटा आया, आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, अब आपने उसकी जो है प्राइस जो है उसको अपने एडजस्ट करना है। तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, इसको हम देखते हैं। 5 मेजर स्टेक होल्डर्स इफेक्ट प्राइसिंग डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि आपके पास कंपनी को या आपके प्रोडक्ट को जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो 5 मेजर स्टेक होल्डर जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं वो हमारे पास है कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपटीटर्स। कंपटीटर्स आपके पास हैं, कंज्यूमर हैं आपके पास, गवर्नमेंट है, पॉलिसीज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। कंज्यूमर तो ऑफ कोर्स मतलब कंज्यूमर की बाइंग पावर जब नहीं है तो आप किस तरह से उसको करेंगे, तो आपको कंज्यूमर की बाइंग पावर को देखते हुए जब आपने कंज्यूमर एनालिसिस फर्स्ट फेज में किया तो उसके मुताबिक ही आपको सेट करनी है। बट गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्राइस को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। जी काइंडली आप में से कोई बच्चा आंसर देगा इस चीज़ का कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी प्राइसिंग को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। देखिए गवर्नमेंट को आप इस तरह से लें कि गवर्नमेंट आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जो भी रूल रेगुलेशन चेंज करता है उनका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर जो है वो ज़रूर ही पड़ता है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आप एक रॉ मटेरियल है, आपकी फर्म जो है वो रॉ मटेरियल कहीं बाहर से परचेज करती है, किसी फॉरेन कंट्री से आप जो है उसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है आपके पास क्या किया, उसको बढ़ा दिया। अब जो गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसका जो इम्पोर्ट ड्यूटी का बढ़ना है वो क्या होगा, अब उस रॉ मटेरियल की जो परचेजिंग थी उसके ऊपर आपके पास कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी। इम्पोर्ट ड्यूटी आपके पास बढ़ी, रॉ मटेरियल का आपके पास जो है कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ी। पहले फॉर एग्जांपल आपको वो 25 रुपीज़ पर केजी पड़ता था, अब शायद वो आपको 45 में पर केजीज पड़े। जब आपके पास रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, अब जब आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव आएगा तो ऑफ कोर्स जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी क्या होगी आपके पास बढ़ेगी। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट की छोटी सी जो रेगुलेशन है, उस पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी से आपकी प्राइस बढ़ी। सेकंड आप एग्जांपल इसमें देखेंगे, आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल की जो कॉस्ट है या पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो मॉनिटर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, उसको रेगुलेट भी कौन करती है, गवर्नमेंट की। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है और पेट्रोल जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर यूज होता है आपके पास, ठीक है, आपके प्रोडक्ट बनाने में पेट्रोल यूज होता है, तो क्या होगा, वो प्राइस प्रोडक्ट की जो पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है, उस प्राइस के बढ़ने से जो आपके पास इंटरनल प्रोसेस है उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास बढ़ गए हैं। अब एक्सपेंसेस बढ़ने से आपके पास क्या होगा, अगेन आपकी क्या होगी, वो प्राइस जो है वो आपके पास इफेक्ट होगी। इस तरह से आपके पास सप्लायर्स है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो इफेक्ट करते हैं। इसलिए आपको सप्लायर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है हमेशा जो है वो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो है वो रखना पड़ता है। सेम थिंग इज द कंपटीटर्स। आपके जो कंपटीटर्स हैं अगर वो एक अच्छी क्वालिटी में एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी प्राइस लो है, तो ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि वो कंपटीटर्स भी आपको प्राइस को ऊपर नीचे करने में जो है वो मदद करते हैं या इफेक्ट करते हैं आपको इसको। जो सेकंड हमारे पास प्राइसिंग के अंदर पॉइंट है वो हमारे पास है, सम टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन विल परस्यू अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी प्राइमरली टू गेन बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस चार्ज्ड टू द
कंज्यूमर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास है, जो कंपनीज जो है फोकस करती हैं कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब जाती हैं बनिस्बत को बैकवर्ड इंटीग्रेशन को जाएं, और इसका पर्पस हमारे पास ये होता है कि वो बेटर कंट्रोल कर सके किस चीज़ को, आपके पास प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, या जो प्रोसेस है चार्ज टू द कस्टमर्स, ठीक है, जो आपके पास कस्टमर को आप चार्जेस डाल रहे हैं उनको हम कंट्रोल करें फॉरवर्ड स्ट्रेटजी के थ्रू। तो लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट कैन इम्पोज कॉन्स्ट्रेंट ऑन द प्राइसिंग ऑन द प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस, प्राइस एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ऑफ कोर्स इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड जो कवरेज है, रिटेल साइट लोकेशंस आपके पास कौन सी हैं, सेल्स टेरिटरीज, आपको अपनी सेल्स की टेरिटरीज जो है वो डिफाइन करना पड़ेंगी, ठीक है। सेल्स टेरिटरीज को डिफाइन करने का पर्पज आपके पास ये भी होता है कि जिस इलाके के अंदर या जिस जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, आप अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर को पहुँचाएं। नो डाउट कि आप न्यू मार्केट को भी ट्राई करें, बट सेल्स टेरिटरीज को डिफाइन करने का मकसद ही यही होता है कि आप उस इलाके के, उस टेस्ट के या उस एज ग्रुप के जो है उसके मुताबिक जो है अपने प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करें, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको जो है प्रॉपरली जो है आप वो फुलफिल करें। इस तरह हमारे पास इन्वेंट्री लेवल, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स कौन से होंगे, होलसेल एंड रिटेलर्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली especially important when a firm is striving to implement a market development और forward integration strategy। आप आगे का सोच रहे हैं, आप forward integration strategy उसको implement करना चाहते हो और मार्केट अपनी डेवलप कर, आप एक नए हैं, न्यू इंट्रेंट हैं और आपको अपनी एक मार्केट जो है वो डेवलप करनी है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ना सिर्फ आपके पास शॉपकीपर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है, बल्कि आपके पास डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जो आपके पास है उसकी जो है वो इंटरेक्शन होती है, जबकि फर्म की जो है वो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं होती। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका जो है वो कंट्रोल जो है आपके पास जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स आपके पास अगर वो इफेक्टिव होंगे और वो बेहतर तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके प्रोडक्ट को, तो ऑफ कोर्स एक मार्केट डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रोडक्ट का जो एक सेल्स है वो भी आपके पास बढ़ेगी। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट अल्टरनेटिव वेज टू रीच टू देयर अल्टीमेट मार्केट। आपको पता है कि आपने किन किन टेरिटरीज में जाना है, आपकी ये टेरिटरीज हैं, आपको अपने बिजनेस का पता है, आपको अपने कस्टमर का भी पता है। अब जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कभी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर जो है रिलाई नहीं करती, ठीक है। आपके पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं वो डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उनको जो है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। अब उनमें से जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि हमारे पास जो हैं कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो कौन से चैनल्स, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो उनको प्रॉपर्ली देखती हैं और उनको मॉनिटर करती हैं हमारे पास। तो कॉस्ट के फैक्टर्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। तो हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है या डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे तो जो फर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वो आराम से और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपके पास के चीज़ों को वो हैंडल कर लेंगी। और असल पर्पज़ है कि प्रोडक्ट को इन टाइम जो है आपके पास जो है वो क्लाइंट तक या जो कंज्यूमर तक है वो पहुंचाना है। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके पास, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे, तीसरे, चौथे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रॉपर्ली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। मार्केट रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे है आपके पास डाटा गैदरिंग का, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डाटा अबाउट द प्रीवियस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जिस तरह आपके पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरह आपके पास एक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी आपके पास है, ठीक है। और मार्केटिंग रिसर्च के लिए वो एक बेसिक टूल है, और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आप यही चीज़ फोकस करते हो कि आपके पास जो है वो डाटा जो आपने लिया प्रीवियस प्रॉब्लम्स का, उसको आपने डाटा लिया, उसको आपने प्रॉपर एक डाटाबेस के अंदर एडजस्ट किया, उसको एक प्रॉपर फार्मूलेट, टेबुलेट किया, शेप दी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एक इन्फॉर्मेशन, उस डाटा से आपने एनालाइज करने के बाद उससे आपने इन्फॉर्मेशन जनरेट की, और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को जो है अच्छी तरीके से स्टडी किया कि गुड्स और सर्विसेज को मार्केट करने के लिए हमें कौन कौन से प्रीवियस प्रॉब्लम्स आए थे, और करंटली जो है अगर हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करे कि हमने किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को जो है वो एक ओवरकम करना है। मार्केटिंग रिसर्च कैन ओवरकम क्रिटिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। पहला इसका जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, जो आपकी क्रिटिकल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग के हवाले से, उनको जो है वो
हाईलाइट करता है। एंड मार्केटिंग रिसर्चर्स कैन एम्प्लॉय न्यूमरस स्केल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स, कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। और हमारे पास ऑफ कोर्स आप डिफरेंट मेथड्स, आपके पास रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आपने देखा कि डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के, ठीक है। आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा यूज कर सकते हैं, आप डाटा ईमेल के थ्रू इकट्ठा करवा सकते हैं, आप सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं, आपके पास डेल्फी टेक्निक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आपके पास डाटा इकट्ठा करने के, आप डाटा यूज कर सकते हैं। और मार्केटिंग रिसर्च एंड डाटा को यूज करते हुए एक अच्छा जो है वो अपनी कंपनी को जो है वो R&D को एडवाइस कर सकता है। मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी सपोर्ट ऑल मेजर बिजनेस फंक्शंस। हमारे पास जो बिजनेस के हमने 5 फंक्शंस देखे, मार्केटिंग की एक्टिविटीज जो है उन तमाम बिजनेस फंक्शंस को जो है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। इससे आपके पास अपॉर्चुनिटी एनालिसिस आपके पास है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या करता है आपके पास कि जो आपकी कॉस्ट है, जो रिस्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं मार्केट के अंदर आपको आपके फर्म्स के लिहाज से उनको जो है वो असेस करते हैं। 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें हमारे पास फर्स्ट है कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन। जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना है, जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके आपने क्या टोटल कॉस्ट कंप्यूट करें, ठीक है, कि उसके साथ कितनी टोटल कॉस्ट आएगी उस डिसीजन के साथ। एस्टिमेट द टोटल बेनिफिट्स फ्रॉम द डिसीजन। आपने कॉस्ट एस्टिमेट की डिसीजन लेने की, अब उस डिसीजन के कितने बेनिफिट्स हैं उनको आप एस्टिमेट करें। कंपेयर द टोटल कॉस्ट विद द टोटल बेनिफिट्स। अब आप देखेंगे जो आपके पास टोटल बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हैं, ये जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर जो है आपने अपने पास अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करनी है। एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है, आपने लिखा, मेजरमेंट किया आपने मार्केट रिसर्चर्स ने आपके। सेकंड आप ये देखते हैं कि आपके पास बेनिफिट्स कितने एसोसिएटेड हैं, किसके साथ, उस अपॉर्चुनिटी के साथ। आपने अपने बेनिफिट्स हैं वो आपने कैलकुलेट किए। और थर्ड आपने क्या किया कि आपने कंपैरिजन किया कि आपके पास बेनिफिट्स ज्यादा हैं या जो आपके पास कॉस्ट है वो ज्यादा है। अगर बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो ऑफ कोर्स गो अहेड, आप वो डिसीजन ले लें। अगर आपके पास क्या है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर आप वो डिसीजन जो है वो आप नहीं लेंगे, उसको आपको जो है स्किप करना पड़ेगा। As expected benefits exceed the total cost and opportunity become more attractive। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव है कि बेनिफिट्स ज्यादा हैं और कॉस्ट आपके पास क्या है वो कम है। मार्केटिंग की चेकलिस्ट है। इस मार्केटिंग की चेकलिस्ट में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको जो है एक मार्केटिंग वाले जो है वो आंसर करना है आपके पास। मार्केटिंग जो चेकलिस्ट में हमारे पास मेजर क्वेश्चंस है, आर मार्केट सेगमेंटेड इफेक्टिवली। जो आपका प्रोडक्ट है क्या वो सेगमेंट्स को फोकस कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट को फोकस कर रहा है। अगर आपने सेगमेंटेशन की हुई है और आप एक सेगमेंट को जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रॉपर सेगमेंट के लिए है, ठीक है, मार्केट के प्रॉपर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आपने वो सेगमेंट्स इफेक्टिवली डिफाइंड किए हुए हैं या डिफाइन नहीं किए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक क्लॉथ के बिजनेस के अंदर हैं, आप जो है गारमेंट्स के बिजनेस में आप कपड़े बनाते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपने जो सेगमेंट है उसको आपने कैसे चूज करना है। क्या आप टेरिटरी वाइज करेंगे, क्या आप एज ग्रुप वाइज करेंगे, किस तरह से हम उसे करें तो हमारे पास जो है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम उस सेगमेंट को टारगेट कर सकें जहां पे मार्केट की जो है या प्रोडक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट आपके पास है। तो इसमें जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम गारमेंट्स के बिजनेस में देखें और किड्स के बिजनेस में देखें, हमारे पास जो 1 ईयर के बच्चों के कपड़ों की रिक्वायरमेंट और है, 2 साल के बच्चों के कपड़ों की रिक्वायरमेंट, 3 साल के कपड़ों की जो बच्चों की रिक्वायरमेंट वो कुछ और है। तो अब आपको प्रॉपर डिफाइन करना है कि आप अगर एज वाइज सेगमेंट के अंदर आपने अपने सेगमेंट को एज वाइज जो है किया हुआ है, तो आपका जो सेगमेंट है वो कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, 1 से 3 ईयर तक, 3 से 5 ईयर तक, या आप एडल्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, या आप जो सीनियर मोस्ट हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली सेगमेंट को टारगेट कर रहा है और आपने सेगमेंटेशन प्रॉपरली और इफेक्टिवली की हुई है, तो आपके लिए प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ाना आसान होगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है प्रॉपर रिटेन रख सकेंगे। उसी तरह से आपके पास जो है, तो पहला क्वेश्चन है क्या आपने सेगमेंटेशन इफेक्टिवली की हुई अपने प्रोडक्ट की। Is the organization positioned well among all the competitors? Second important thing कि क्या आपने जो आपके competitors हैं आप उनके along जो है उनके among जो है आपकी पोजीशन अच्छी है, आप खुद को अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। आप competitor प्रोफाइल मैट्रिक्स जो आपके पास है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप जो है
आपकी इंडस्ट्री की जो है करंट पोजीशन क्या है। सेकेंडली आपके पास जो एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है उसके थ्रू भी जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है आप कहाँ पर लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीटर्स के हिसाब से। हैज़ द फर्म मार्केट शेयर बीन इंक्रीजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो मैच कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, या जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं वो मैच कर रही हैं अपॉर्चुनिटी के साथ, तो आप मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो इसको आपने आंसर करना है कि आपका जो मार्केट शेयर है क्या वो कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज नहीं कर रहा। अनदर क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, आर प्रेजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देख रहे हैं कि वेदर जो आपके पास प्रेजेंट जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, एंड सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि क्या वो रिलायबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी हो सकता है, मे बी दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट फ्रॉम ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दे रहे। तो आपने इस चीज को जो है मॉनिटर करना है। डज द फर्म हैव एन इफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप इस चीज को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप ऊपर कर आगे आ रहे नहीं आ रहे। डज द फर्म कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, क्या आप जो है वो R&D डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या आप मार्केट के अंदर जो नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में आपको पता है। क्या जो मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको पता है। क्या जो आपके प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में आपको पता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी जो रिसर्चर है जो आपका मार्केटिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट वो आपको देगा। इसके साथ साथ मार्केटिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट है वो आपके कस्टमर का डाटा आपको देता है, कस्टमर का फीडबैक देता है, कस्टमर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, जो कस्टमर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको जो है मार्केटिंग रिसर्च जो है वो डाटा देती है, और आप अपने प्रोडक्ट को जो नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक मॉडिफाई करके उसको आप आगे जो है वो लेकर चल सकते हैं। जो अनदर क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंज्यूमर सर्विसेज गुड। आप कस्टमर प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विसेज जो है, ठीक है, और जो कस्टमर का फीडबैक है उसको आप प्रॉपर मेंटेन रख रहे हैं नहीं। आर द फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइस्ड अप्रोप्रिएटली, जो प्राइस स्ट्रेटजी आपकी वो मतलब कि आपके कंपटीटर्स के हवाले से कैसी है। आपने अपनी प्राइस को जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जो आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो आपकी जो है वो कैसी है। डज द फर्म हैव एन इफेक्टिव प्रमोशन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी स्ट्रेटजी। ये तीनों चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी देखनी है। आपकी फर्म की जो है वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी ठीक है, बट क्या आप उसको इफेक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में वो लोग वाकिफ़ हैं या नहीं वाकिफ़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी आपकी क्या है, आप प्रॉपर्ली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और क्या आप टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या जो एडवर्टाइजमेंट आपकी है वो आपके जो टारगेटेड कस्टमर है उस तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं जितनी एडवर्टाइजमेंट है उनको आप एक अच्छे चैनल्स पे ARY इन पे इम्पोर्टेंट चैनल्स पे कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर जो है वो गांव में रहता है, गांव में तो आपके पास केबल या डिश फैसिलिटी इतनी जो है वो फ्लुएंटली अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर तो फैसिलिटी नहीं है केबल की। तो क्या आप अपने कस्टमर तक पहुँच रहे हैं। जो चैनल आप यूज़ कर रहे हैं, जो मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी एक्सेस आपके कस्टमर तक है या नहीं, या एक टोटली वेस्टेज होगी। अदरवाइज मतलब अगर आपका कस्टमर जो है वो आपके उस प्रोडक्ट से जो है या उस पैकेज से जो है वो वाकिफ नहीं है। तो आर मार्केटिंग प्लानिंग एंड बजटिंग इफेक्टिव, क्या आप मार्केट प्लानिंग और बजटिंग उसको आप इफेक्टिवली कर रहे हैं। डज द फर्म मार्केटिंग मैनेजर्स हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स मैनेजर्स जो है वो डिसीजन मेकर्स आपके पास, क्या उनके पास मार्केटिंग के हवाले से करंट मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, करंट मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर अपडेटेड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं आपके पास। तो ये हमारे पास मार्केटिंग चेकलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली जो है ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर्स हैं वो इन प्रॉपर मार्केटिंग चेकलिस्ट को जो है वो आंसर करें। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है, ठीक है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल असेसमेंट के लिए, वो हमारे पास है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपके पास। इसके अंदर जो हम अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने कैपिटल बजटिंग के अंडर आता है,
आपने अपने जो पैसा है उसको आपने इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, ठीक है, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो वर्थ भी है या नहीं, ठीक है। तो इसकी एक जो एक अच्छी एक यहाँ पर आप एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, जिसको हमने लास्ट डिस्कस किया कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देखेंगे जो आपका आइडिया है उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कोई भी आइडिया है उसको आपने प्रॉपरली लॉन्च करने के लिए आपको जो है वो फाइनेंसेस चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो आप देखें कि आपके पास एक आइडिया है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट आप एस्टिमेट कर लें आइडिया की। फिर आप देखें कि जो एक आइडिया है, ये प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो कितने हैं, आप उनकी एक प्रॉपर एस्टिमेशन करें बेनिफिट्स की, और फिर आप कंपेयर करें अपने बेनिफिट्स को अपने कॉस्ट के साथ। अगर आपके पास बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा एट्रैक्टिव होगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है नहीं, फाइनेंस करना है आपने किसी चीज़ को या नहीं। डिविडेंड डिसीजन कि जो आपके पास प्रॉफिट आया उनमें से डिविडेंड आपने अपने शेयर होल्डर्स को देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है, ठीक है। इक्विटी आपने अपनी जो है उसको अपने प्रॉपर डिसाइड करना है, वो डिसीजंस आपके पास फाइनेंस में लिए जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस की इन फाइनेंशियल रेशियोज आपके पास हैं, करंट रेशियोज आपके पास है, लायबिलिटी रेशियोज है, सेल्स टू प्रॉफिट रेशियोज है, ढेर सारी आपके पास रेशियोज हैं जिससे आप अपने फर्म्स की इंटरनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको आप जो है वो मॉनिटर और मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो उसको आपने जो है प्रॉपर आपने देखना है कि आपके पास है या कि नहीं है। अच्छा, हमने जिस तरह हमने लास्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास फाइनेंस और अकाउंटिंग की चेकलिस्ट है, मैनेजमेंट की चेकलिस्ट हम डिस्कस की, हमने मार्केटिंग की चेकलिस्ट डिस्कस की। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास फाइनेंस की चेकलिस्ट की। तो जो फाइनेंस के पास चेकलिस्ट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो हमारे पास है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्म जो है वो किन किन एरियाज में फाइनेंशियली वीक है और किन किन एरिया में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपके पास जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज अवेलेबल हैं, उन फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू आप कैलकुलेट करें और उनके जो आंसर्स हैं उनको आप देखें कि जो फाइनेंशियल रेशियोज आपके पास हैं, आपके पास एसेट्स हैं, डेप्ट लायबिलिटीज़ आपके पास हैं, सेल्स रेशियोज आपके पास हैं, ढेर सारे आपके पास फर्म परफॉर्मेंस के रेशियोज आपके पास हैं। आप उन रेशियोज के थ्रू कैलकुलेट करें और अपने फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको आप चेक करें। और फाइनेंशियली आप चेक करते हैं कि जो आपकी फर्म है वो मतलब कि फाइनेंशियली किन किन एरिया में स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली किन किन एरिया में वीक है, और उसके हिसाब से ही आप जो क्या करते हैं अपना जो डिसीजन है उसको आप लेते हैं। जो सेकंड आपने ये देखना है कि आपके पास कैन द फर्म रेज नीडेड शॉर्ट टर्म कैपिटल, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि आपको शॉर्ट टर्म में जो है वो कोई कैपिटल चाहिए और आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस में से जो है वो पैसे निकाल के आप उसको शॉर्ट टर्म में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है, कैन द फर्म रेज नीडेड लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रू द डेप्ट और इक्विटी। आपके पास डेप्ट जो है वो आपको लोन लेना पड़ेगा, इक्विटी जो है इंटरनल आपके पास जो है ओनरशिप है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास है, वो उनका शेयर है। अगर आपको फर्म को लॉन्ग टर्म में कोई कैपिटल रिक्वायर है तो क्या आप उसको थ्रू डेप्ट जो है वो पूरा करेंगे या आप उसको इक्विटी के तहत जो है उसके थ्रू आप उसको जो है वो पूरा करेंगे। तो अगर आप डेप्ट के थ्रू करते हैं इट्स मीन कि इंटरनल आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इक्विटी के थ्रू करते हैं इट्स मीन कि आपके पास स्टेक होल्डर जो है, इन्वेस्टर्स जो है, उनके पैसे को आप यूज़ करते हुए जो है वो आप लॉन्ग टर्म अपना जो है उस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल उसको आप पूरा कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको इंटरनली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे ऑर्गेनाइजेशन के इतना वो ट्रस्ट होगा, तब जितना आपके शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का आपकी कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा दे आर इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जिसको आपने आंसर करना है, डज द फर्म हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या फर्म के पास सफिशिएंट है, यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग। इसको आंसर करना है, आर द कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर इफेक्टिव। जो आप कैपिटल बजटिंग जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं, इसको आपने आंसर करना है। आर द डिविडेंड पेमेंट पॉलिसीज रीजनेबल। डिविडेंड जो आप शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है मार्जिन देते हैं, प्रॉफिट देते हैं बिजनेस के ऊपर, तो क्या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव नहीं है, इनको आपने देखना है। डज द फर्म हैव गुड रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल आप थ्रू डेप्ट ले रहे हैं या थ्रू इक्विटी ले रहे हैं,
तो अगर आपके रिलेशनशिप इन्वेस्टर्स और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छे हैं, तो आपको मतलब कि जितना ट्रस्ट ज़्यादा होगा आपके शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स का आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फर्म के ऊपर, उतने ही इफेक्टिव तरीके से क्या करेंगे आप, मतलब कि अच्छे तरीके से अपने पास जो है कैपिटल जो है उनसे आप जो है वो ले सकते हैं, उनसे आप लोन ले सकते हैं, उनके पैसे को आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर लिए भी। आर द फर्म फाइनेंशियल मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड एंड वेल ट्रेंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स, क्यों आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, आपने वर्किंग कैपिटल को अपने मेंटेन रखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल्स के ऊपर आपने डिसीजन लेने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपने डिसीजन लेने हैं। तो जो आप डिसीजन ले रहे हैं उन डिसीजंस के लिए आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है और उनका ट्रेन होना भी ज़रूरी है। तो हमने बात की कि हमने मैनेजमेंट की चेकलिस्ट देखी, हमने मार्केटिंग की चेकलिस्ट देखी, हमने फाइनेंस की चेकलिस्ट देखी। फाइनेंशियल चेकलिस्ट में हमें ये पता चला कि जो हमारे पास डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि फर्म की इंटरनल जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उनको मैयर करती हैं, उनको हमने देखा। हमने मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ देखी, हमने मार्केटिंग के अंदर हमने प्राइस स्ट्रेटजी हमने देखी, ठीक है। फिर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखा, हमने अपने सप्लायर को देखा, ये तमाम चीज़ें हमने मार्केटिंग के अंदर डिस्कस की। एचआर के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे पास मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से जो है स्ट्रेटजिक जो बिजनेस पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, उसकी जो 3 आपके पास फेजेस हैं, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी वैल्यूएशन, उनको बेहतर तरीके से वो आंसर कर रहे हैं या नहीं। तो इन सिंपल वे हमने अपने मैनेजमेंट को, अपने मार्केटिंग को और अपने फाइनेंस की जो एक्टिविटीज़ थी उनको हमने लिंक किया अपने पास किसके साथ, स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी के साथ, ठीक है। स्ट्रेटजिक बिजनेस एंड पॉलिसी के साथ हमने लिंक किया। तो हमारे पास जो लेक्चर है उसकी हम समरी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज के लेक्चर में जो है मैनेजमेंट ऑडिट की जो चेकलिस्ट थी उनको हमने देखा, फिर हमने मार्केटिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि हमने कस्टमर की नीड वांट्स जो है उनको हमने फुलफिल करना है, और फिर हमने उसके हिसाब से जो है मार्केटिंग की एक जो चेकलिस्ट थी उसको हमने प्रेजेंट किया, और जो हमने मार्केटिंग के जो 7 फंक्शंस हमने पढ़े थे उन 7 फंक्शंस को जो है हमने डिटेल जो है हमने उनको डिस्कस किया। फिर हमने फाइनेंस और अकाउंटिंग की बात की, और फाइनेंस और अकाउंटिंग जो चेकलिस्ट थी उसको हमने जो है वो रिव्यू किया और उनको हमने जो है वो डिस्कस किया। जो हमने मार्केटिंग के अंदर जब हमने देखा, और तो हमने मार्केटिंग के 7 फंक्शंस को हमने देखा। मैं मार्केटिंग के जो 7 फंक्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इनके हमने स्लाइड भी बनाई थी। तो जो हमारे पास मार्केटिंग के 7 फंक्शंस थे वो हमारे पास ये थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कस्टमर का जो है वो एनालिसिस किया, फिर हमने सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको हमने देखा, कंपेयर किया, फिर हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग थी उसको हमने प्रॉपर्ली देखा, मॉनिटर किया, फिर हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखी, फिर हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का कंपैरिजन किया अपने कंपिटिटर्स के साथ, ठीक है, और उसमें मैंने आपसे बताया कि कंपिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स जो है वो आपकी हेल्प करेगी। फिर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देखा और इसमें हमने ये बात सजेस्ट की कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर डिपेंडेंट ना करें, ठीक है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के अल्टरनेटिव चैनल्स जो हैं वो होना ज़रूरी है। फिर आप मार्केट रिसर्च की बात की, मार्केट रिसर्च की हमने इंपॉर्टेंस की बात की, और हमने जो कस्टमर का डाटा है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है एक मार्केटर्स के लिए, ठीक है, मार्केट स्ट्रेटजी जो है उसको डेवलप करने में। फिर हमने अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात की। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में हमने ये बात की है कि आप जो है अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो भी एक नया आइडिया है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके कॉस्ट एस्टिमेट करें, फिर उसके साथ जो रिलेटेड बेनिफिट्स हैं आप उनको कैलकुलेट करें, और आप देखें एंड पर कि आपके पास जो कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को बनाने की वो ज़्यादा है या जो आपके पास प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा हो तो इट्स मीन द अपॉर्चुनिटी इज़ अट्रैक्टिव और हमें वो डिसीजन ले लेना चाहिए। हम लास्ट में बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर है वो किन किन चीज़ों को कवर करेगा। तो हमारा जो इनकमिंग लेक्चर्स है उसमें हम अपने पास 4 चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम जो है यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शंस का जो लिंकेज है स्ट्रेटजिक बिजनेस मैनेजमेंट के साथ या बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी के साथ, उसका लिंकेज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रोडक्शन और ऑपरेशन फंक्शंस की, उनकी चेकलिस्ट हम डिस्कस करेंगे। फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी चेकलिस्ट हम बताएंगे आपको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और उनकी चेकलिस्ट, और एंड पे हम जो थोड़ा सा ऐड करेंगे हम बात करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस की। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।